हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम द पियानिस्ट इस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी और ये एक पॉलिश फिल्म है। तो देखते हैं फिल्म की कहानी क्या है। जगह है पोलैंड का वॉर्सो शहर और समय है 26 अप्रैल 1939। और फिल्म के पहले ही सीन में एक इंसान पियानो बजा रहा है। इसका नाम व्लादिस्लाव स्पिलमैन है। स्पिलमैन डे 2 रेडियो के लिए पियानो बजा रहा है। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है, पर वो पियानो बजाता रहता है। पर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिससे स्पिलमैन के सर पे चोट लग जाती है। ब्लास्ट की वजह से सभी लोग बिल्डिंग से बाहर की तरफ भागने लगते हैं और भागते वक्त स्पिलमैन को लड़की मिलती है और वो कहती है कि मेरा नाम डोरोटा है और मुझे आपका पियानो बहुत पसंद है। ये स्पिलमैन को पसंद करती है और स्पिलमैन भी उसे पसंद करता है। उसके बाद स्पिलमैन अपने घर पहुंचते ही देखता है कि उसकी फैमिली सारा सामान पैक कर रही है, क्योंकि वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर स्पिलमैन मना कर देता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा और मुझे मरना है तो मैं अपने घर पे ही मरूंगा। तभी रेडियो पे न्यूज आती है कि ग्रेट ब्रिटेन ने जो जर्मनी को चेतावनी दी थी, उसका कोई भी जवाब नहीं मिला है। इसीलिए ब्रिटेन ने नाजी जर्मन के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है और जल्द ही फ्रांस भी इसी तरह की घोषणा करेगा। इस बात से स्पिलमैन की पूरी फैमिली खुश हो जाती है। उसकी फैमिली में उसके मॉम, डैड, एक भाई और 2 बहनें हैं। पर उनकी खुशी ज्यादा वक्त के लिए नहीं होती। जल्दी ही वहाँ पर जर्मनी की फौज आ जाती है और वो ऐलान करते हैं कि कोई भी जूइश अपने घर में 2000 से ज्यादा रुपए नहीं रखेगा। उन्हें अपने हाथ पर एक व्हाइट कपड़े पर स्टार पेंट किया हुआ पट्टा बांधना होगा, ताकि जूइश लोगों को दूर से ही पहचाना जा सके। इसके अलावा वहाँ पर कई सारी दुकानों पर ये भी लिखा होता है कि डॉग्स और जूइश लोग अंदर आना अलाउड नहीं है। फुटपाथ पे चलना तक उन्हें अलाउड नहीं किया जाता। अब यहाँ पर जर्मन्स ने लगभग सभी रेडियो स्टेशंस को बम से उड़ा दिया है। तो स्पिलमैन का काम भी छूट जाता है, लेकिन वो एक अच्छा पियानिस्ट है, इसीलिए उसे एक रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम मिल जाता है। उसके बाद स्पिलमैन डोरोटा को मिलता है। वो दोनों कॉफी पीने के लिए एक रेस्टोरेंट के पास पहुँच जाते हैं। तो वहाँ लिखा होता है कि जूस लोगों को अंदर आना मना है। रेस्टोरेंट और पार्क में जूस लोगों को जाने पर सख्त मनाही की गई है। स्पिलमैन कहता है कि हम सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर कुछ देर बात करते हैं और वो दोनों वहीं पर खड़े होकर कुछ देर बातें करते हैं। और फिर वॉर्सो जिले के राज्यपाल डॉक्टर फिशर ऑर्डर देते हैं कि 31 अक्टूबर 1940 तक सभी जूस लोगों को अपना घर छोड़कर एक नई जगह पर जाना होगा, जहां पर वॉर्सो के और बाहर से आने वाले बहुत सारे जूइश लोगों को एक साथ रखा जाएगा। पर वो जगह बहुत ही छोटी होती है और सिर्फ वॉर्सो में ही 3 लाख से ज्यादा यहूदी यानी कि जूइश लोग रहते थे। यहाँ स्पिलमैन के घर पर पैसे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। उनके पास सिर्फ 20 रुपए बचे हैं, जिसके चलते स्पिलमैन को अपना पियानो, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है। अभी 31 अक्टूबर 1940 को सभी जूइश लोगों को उनके खुद के घरों से निकालकर उस जगह पर भेजा जाता है जो जूइश लोगों के लिए जर्मन्स ने अलग से बनाई हुई थी। यहाँ स्पिलमैन के परिवार को एक छोटा सा कमरा और एक बहुत ही छोटा सा किचन मिलता है, जिसमें इन 6 लोगों का रह पाना बहुत ही मुश्किल था। और सभी जूइश लोगों को इस जगह पहुँचते ही इस जगह को जर्मन चारों तरफ से ऊंची दीवारें बना के बंद कर देते हैं, ताकि वहाँ से कोई भी जू बिना इजाजत के बाहर ना जा पाए। इस जगह को गेस्टापो कहा जाता है। यहाँ लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वो भूख से मर रहे हैं और जर्मन्स इन पर बहुत अत्याचार भी कर रहे हैं। स्पिलमैन और स्पिलमैन का भाई सड़कों पर किताबें बेचकर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आने के बाद स्पिलमैन का रेस्टोरेंट का काम भी छूट चुका था और जंग के इस भयानक माहौल में कोई भी कुछ भी पढ़ना नहीं चाहता था, इसीलिए उनकी किताबें नहीं बिक रही थी। यहाँ जूइश लोग भूख से और जर्मन्स के अत्याचार से मर रहे होते हैं। एक जूइश जो कि स्पिलमैन के परिवार का पुराना परिचित है, वो उनके घर पर आता है और उनको बताता है कि गेस्टापो में जर्मन्स जूइश लोगों की एक फौज बना रहे हैं। वो स्पिलमैन और स्पिलमैन के भाई को जूइश पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए कहता है, पर स्पिलमैन और उसका भाई दोनों भी भर्ती होने से मना कर देते हैं। अब स्पिलमैन को पियानो बजाने का काम मिल जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन और नामी पियानिस्ट है। धीरे धीरे हालात बद से बदतर हो जाते हैं। अब जगह जगह सड़कों पर लोगों की लाशें पड़ी हुई रहती है। जर्मन्स जिसे चाहे जब चाहे जहाँ चाहे मार देते हैं। जैसे जर्मन्स जूइश लोगों के इलाके में आते हैं, सब जूइश अपने घरों की लाइट्स बंद कर देते हैं, क्योंकि जर्मन्स का कोई भरोसा नहीं है कि वो किसी भी वजह से किसी को भी मार सकते हैं। एक रात जर्मन्स एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर जूइश लोगों का एक पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठा होता है।
जर्मन ऑफिसर बोलता है कि सब खड़े हो जाओ और वो पूरा परिवार खड़ा हो जाता है, पर उनके परिवार का एक सदस्य खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसके दोनों पैर खराब होते हैं और वो व्हील चेयर पे बैठा रहता है। और फिर जर्मन्स उसको तीसरे फ्लोर से नीचे फेंक देते हैं। इसके बाद वो उस परिवार के सभी लोगों को बिल्डिंग से बाहर लाते हैं और उन सभी को भागने के लिए कहते हैं। और जैसे ही वो लोग भागने लगते हैं तो जर्मन्स पीछे से उन सबको गोली मारकर खत्म कर देते हैं। अब जूइश लोगों के इलाके में कोई भी खुलेआम कुछ भी नहीं खा सकता था क्योंकि सब भूख से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो एक दूसरे का खाना तक छीन लेते हैं। उसके बाद जर्मन्स इन्हें यहाँ से कहीं और मजदूर कैंप में भेजने का फैसला करते हैं और 16 अगस्त सन 1942 को सारे जूइश लोगों को वहाँ से एक दूसरी जगह ले जाया जाता है और वहाँ पर वो कई घंटों तक उन्हें ठहराते हैं। सब भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, सभी बहुत बेहाल हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मर भी जाते हैं और जो जिंदा है वो सब इंतजार करके बहुत परेशान हैरान हो रहे हैं। अब इन सभी जूइश को यहाँ से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन में बिठा ही रहे थे कि तभी एक जूइश जो कि जर्मन आर्मी में होता है वो स्पिलमैन को खींचकर भीड़ से निकाल लेता है। ये वही आदमी है जो स्पिलमैन के घर पर आया था और उन्हें जर्मन फोर्स में शामिल होने के लिए कहा था। स्पिलमैन अपने परिवार के पास जाना चाहता है, उन्हें आवाज देता है। तब वो जूइश पुलिस कहता है कि चिल्लाओ मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। तो स्पिलमैन किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है और बाकी जितने भी जूइस होते हैं उन सबको एक ट्रेन में बिठाकर वहाँ से रवाना कर दिया जाता है। स्पिलमैन के परिवार को भी ट्रेन में बिठा दिया जाता है और अब स्पिलमैन को भी पता है कि अब उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उसकी आंखें आंसू से भर जाती हैं। वो उसी जगह वापस आता है जहाँ पर उनका कैंप था, जहाँ वो अब तक रह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी, हर जगह सामान बिखरा हुआ पड़ा था। फिर वो रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो पियानो बजाता था। वहाँ पर फ्लोर में एक आदमी छुपा हुआ था। वो आदमी स्पिलमैन को भी फ्लोर में छुपने के लिए बुलाता है, तो स्पिलमैन भी वहाँ छुप जाता है और वो दोनों कई दिनों तक वहीं पर अंदर छुपे रहते हैं। फिर जब बाहर कुछ माहौल ठीक हो जाता है तो वो बाहर आते हैं और स्पिलमैन अब वो एक मजदूर बन गया है। वो ईंटें उठाता है, मजदूरी करता है और जर्मन कैंप पर बचे हुए जूइश लोगों के साथ जर्मन का गुलाम बनकर रहता है। जर्मन्स आज भी जिसे चाहे जहाँ चाहे मार देते हैं। जूइश लोगों की जान की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है। अब यहाँ पर एक नया आदमी आता है और वो स्पिलमैन को बताता है कि हर रोज यहाँ से मालगाड़ी में लोगों को बाहर भेजा जाता है और मालगाड़ी जब वापस आती है तो वो खाली होती है, इसमें कोई भी नहीं होता है। ये लोग हमें खत्म कर रहे हैं। हम 5 लाख जूइश थे और अब सिर्फ 60,000 बचे हैं और जितने भी बचे हैं वो सब के सब जवान हैं क्योंकि बूढ़े और बच्चे काम नहीं कर सकते, इसीलिए उनको जर्मन्स ने खत्म कर दिया है, लेकिन हम विद्रोह करेंगे। तब स्पिलमैन भी उसे मदद करने की हामी भरता है। एक दिन जब स्पिलमैन ईंटें बिल्डिंग के ऊपर ले जा रहा होता है तभी ऊपर हवा में कई सारे प्लेन्स दिखाई देते हैं और तब स्पिलमैन ऊपर देखता है तो उसकी ईंटें गिर जाती है और इस वजह से एक जर्मन ऑफिसर उसे बहुत मारता है। अब यहाँ पर एक जर्मन ऑफिसर सारे जूइश लोगों को बोलता है कि तुम अपने में से किसी एक को चुनो जो हर एक के लिए 3 किलो आलू और ब्रेड शहर से लेकर आएगा। तो अब ये लोग आलू की बोरी में पिस्तौल भी छुपा कर लाना शुरू कर देते हैं ताकि जर्मन्स के खिलाफ लड़ सके। धीरे धीरे ये लोग काफी सारी गन्स इकट्ठी कर लेते हैं। एक दिन स्पिलमैन वहीं पर अपने साथी को कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो साथी जवाब में कहता है कि बाहर निकलना तो आसान है पर बाहर रहकर जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर जर्मन्स जूइश लोगों को देखते ही गोली मार देते हैं। स्पिलमैन कहता है कि पिछली गर्मियों में जब मैं शहर में काम कर रहा था तो मैंने अपने कुछ जान पहचान वालों को वहाँ पर देखा था। वो हस्बैंड वाइफ है और उनका नाम है जेलिना और अंद्रियस और वो भी मेरी तरह आर्टिस्ट है। तुम तो रोज खाने का सामान लेने के लिए शहर जाते हो, उनकी मदद से शायद मैं यहाँ से निकल सकूं। कुछ दिन बाद जब ये सारे जूइश काम करके वापस जा रहे होते हैं तब स्पिलमैन का वो साथी बताता है कि तुम जल्दी ही यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहो, तुम्हारे वो दोस्त मदद करने के लिए तैयार है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एक ऑफिसर आता है और वो इन सबको मारने लगता है। जर्मन ऑफिसर इनको इसलिए मार रहा है क्योंकि आज न्यू ईयर है और वो इन सबको मार पीट कर न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहता है। जर्मन्स इसी तरह के कई अत्याचार इन लोगों पर करते जा रहे हैं। एक रात में स्पिलमैन यहाँ से किसी तरह से निकल जाता है और वो अपने आर्टिस्ट दोस्तों के पास पहुँच जाता है। तब एंड्रियस स्पिलमैन को अपने साथ घर में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम यही रहना, जेलिना हफ्ते में 2 बार तुमसे मिलने के लिए आएगी, तुम्हारे खाने और तुम्हारी देखभाल के लिए। और जाने से पहले वो उसे एक पता देता है और कहता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो तुम इस पते पर चले जाना। और कुछ ही दिनों बाद वहाँ के सारे जूइश लोग जर्मन्स पे हमला कर देते हैं, पर इस मुठभेड़ में जूइश लोग जर्मन से नहीं जीत पाते
पाते, वो काफी देर उनसे लड़ते हैं और अंत में सब के सब मारे जाते हैं। और अगर स्पिलमैन वहाँ होता तो वो भी मारा जाता। अब एक आदमी वहाँ आता है और स्पिलमैन को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। जर्मन्स ने जेनिना और अंद्रियस को गिरफ्तार कर लिया है और जर्मन्स कभी भी यहाँ आ सकते हैं। पर स्पिलमैन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यही रुकूंगा। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और स्पिलमैन वही रुक जाता है। अब उसे यहाँ कई दिन हो जाते हैं और उसका खाने का सामान खत्म हो जाता है। और जब वो किचन में खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा होता है तभी काफी सारी प्लेट्स जमीन पर गिरकर टूट जाती है, जिससे बगल में रहने वाली औरत को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है और वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है। स्पिलमैन के दरवाजा खोलने पर वो औरत स्पिलमैन से ID कार्ड की मांग करती है। स्पिलमैन की हिचकिचाहट देखकर वो समझ जाती है कि ये एक ज्यूइश है जो यहाँ पर छुप कर रह रहा है, तो वो शोर मचाने लगती है। तो बचने के लिए स्पिलमैन वहाँ से भाग जाता है और एंड्रियस ने इमरजेंसी के लिए दिए हुए एड्रेस पे चला जाता है और वहाँ जाकर वो डोरबेल बजाता है। वो दरवाजा डोरोटा खोलती है। ये वही लड़की है जो स्पिलमैन को पसंद करती थी और स्पिलमैन भी उसे पसंद करता था, पर जंग में सब कुछ खत्म हो चुका था। डोरोटा ज्यूइश नहीं होती, उसकी शादी हो चुकी होती है और अब वो प्रेग्नेंट है। दरअसल स्पिलमैन यहाँ डोरोटा के पति से मिलने के लिए आया था और कुछ देर बाद डोरोटा का पति आ जाता है और वो स्पिलमैन को अपने साथ एक घर में ले जाता है जो कि एक हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। दरअसल यहाँ आसपास सभी जगह जर्मन्स रहते हैं, इस वजह से किसी को शक नहीं होगा कि यहाँ पर एक ज्यूइश छुपा हुआ है। फिर डोरोटा का पति इस घर को बाहर से लॉक करके चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद डोरोटा का पति अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है और बताता है कि ये आपके खाने का ध्यान रखेगा। दरअसल वो आदमी रेडियो में टेक्नीशियन का काम करता था जो स्पिलमैन को पहले से जानता था। फिर डोरोटा का पति और वो टेक्नीशियन वहाँ से चले जाते हैं। 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त हो जाता है पर वो टेक्नीशियन खाना लेकर नहीं आता। इधर स्पिलमैन के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो भूख से बेहाल है, तड़प रहा है और इसी वजह से वो बीमार भी हो जाता है। अब वो टेक्नीशियन स्पिलमैन के लिए खाना लाया है और वो बताता है कि पड़ोसी मुल्क ने जर्मन पर हमला कर दिया है और अब कुछ ही दिनों में यहाँ पर सारे हालात ठीक हो जाएंगे और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कई दिन हो जाते हैं और एक दिन डोरोटा अपने पति के साथ में यहाँ पर आती है। स्पिलमैन बहुत बीमार है, वो लेटा हुआ है और वो मरने की कगार पे है। यहाँ पर उसका इलाज करने के लिए डॉक्टर बुलाना बहुत ही रिस्की है, फिर भी वो अपने एक जान पहचान के डॉक्टर को वहाँ बुलाते हैं और वो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। डोरोटा स्पिलमैन को बताती है कि हम ये जगह छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कभी भी विद्रोह हो सकता है और वो स्पिलमैन को दवाइयाँ और खाने का सामान देकर चले जाते हैं। अब दिन है 1 अगस्त 1944। वहाँ विद्रोह शुरू हो जाता है। कुछ लोग जर्मन्स के हॉस्पिटल पर हमला कर देते हैं और वहाँ कई जर्मन्स को मार देते हैं। इस वजह से अब जर्मन्स को पता है कि इस इलाके में घुसपैठिए हैं, तो जर्मन्स वहाँ के सभी बिल्डिंग पे बम बरसाते हैं, हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं, पर स्पिलमैन बच जाता है। बाहर जर्मन्स की और विद्रोही लोगों की जोरदार लड़ाई चल रही है। स्पिलमैन किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और सामने के हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ उसे खाने के लिए कुछ मिलता है। दूसरे दिन जर्मन्स लाशों को जलाने लगते हैं और बहुत सारे ज्यूइश को बंदी भी बनाकर ले जाते हैं। फिर वो सभी बिल्डिंग को फायर गन से आग लगाने लगते हैं, तो मजबूरन स्पिलमैन को यहाँ से भागना पड़ता है। पूरा का पूरा शहर बमबारी से तबाह हो गया है। स्पिलमैन भूखा है, इसीलिए वो घर में जाकर खाना ढूंढने की कोशिश करता है और उसे खाने का एक डिब्बा मिल भी जाता है, पर वो पूरी तरह से सील पैक होता है और वो उसे खोलने की कोशिश करने लगता है, पर तब तक वहाँ पर जर्मन्स आने की आहट होती है, तो ये उस खाने के डिब्बे को लेके एटिक में छुप जाता है। फिर रात को वो दोबारा उस डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर एक जर्मन कैप्टन होसेनफेल्ड आ जाता है। स्पिलमैन उसे देखकर बहुत डर जाता है। कैप्टन होसेनफेल्ड इसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। स्पिलमैन कहता है कि मैं एक पियानिस्ट था। तब वो जर्मन कैप्टन उसे वहीं पे रखे हुए पियानो को बजाने के लिए कहता है और स्पिलमैन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है। जर्मन कैप्टन इसे पूछता है कि तुम ज्यूस हो और यहाँ पर छुपे हुए हो। जवाब में स्पिलमैन हाँ कहता है। जर्मन कैप्टन इसे बिना मारे यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो जर्मन कैप्टन कई बार वहाँ पर आता है और स्पिलमैन को खाना देता है, और जब वो आखिरी बार स्पिलमैन को खाना देने के लिए आता है तो उसे बताता है कि रशिया की फौज नदी के दूसरी तरफ पहुँच चुकी है और जल्द ही यहाँ पर पहुँच जाएगी और हम सब यहाँ से वापस जा रहे हैं। और वो इसे खाने के साथ साथ अपना जैकेट भी दे देता है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती है। और इसके बाद जर्मन कैप्टन वहाँ से चला जाता है और सभी जर्मन सेना भी शहर से निकल जाती है। अब अगले दिन जब गोलीबारी की आवाज बंद हो जाती है तो स्पिलमैन बाहर आ जाता है, पर उसने उस वक्त जर्मन आर्मी का कोट पहना हुआ था।
जो उसे जर्मन ऑफिसर ने दिया था। इसीलिए वहाँ पहुंचे रूसी सोल्जर्स उस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। स्पिलमैन कहता है कि मैं जर्मन नहीं हूँ, पॉलिश हूँ। वो लोग पूछते हैं कि तुमने ये बेहुदा जर्मन कोट क्यों पहना है। जवाब में ये कहता है कि ठंड से बचने के लिए, और वो समझ जाते हैं कि ये ज्यूइश है, पोलैंड का है, और वो इसे छोड़ देते हैं। वही दूसरी तरफ जिस जर्मन कैप्टन ने स्पिलमैन को खाना दिया था उसकी जान बचाई थी, उसे जर्मन सिपाहियों के साथ रूसी पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ से बहुत सारे ज्यूइश गुजरने लगते हैं। उनमें से एक ज्यूइश आदमी बंदी बनाए हुए जर्मन सोल्जर के पास जाकर उनपे गुस्सा करते हुए उन्हें खूनी कहता है और बताता है कि तुमने मेरा म्यूजिक मुझसे छीन लिया, मैं एक म्यूजिशियन था। ये सुनकर जर्मन कैप्टन बोलता है कि क्या तुम स्पिलमैन को जानते हो। वो पॉलिश कहता है कि हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। तब जर्मन कैप्टन कहता है कि मैंने उसकी जान बचाई थी, उसको छुपने में मदद की थी, उसे बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर स्पिलमैन रेडियो पे दोबारा पियानो बजाना शुरू कर देता है। वो ज्यूइश आदमी जिसे जर्मन कैप्टन ने अपने बारे में बताया होता है, वो स्पिलमैन को मिलकर उस जर्मन कैप्टन के बारे में बताता है। तो स्पिलमैन उस जगह पर जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, और बाद में पता चलता है कि जिस जर्मन कैप्टन ने स्पिलमैन की जान बचाई थी उसे जर्मन कैदियों के साथ मार दिया गया था। स्पिलमैन चाहकर भी उसकी जान नहीं बचा पाया और अब पोलैंड आजाद हो चुका है। स्पिलमैन 88 साल की उम्र तक जिंदा रहा और 6 जुलाई 2000 को उसकी मृत्यु हो गई और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए और इस चैनल को ऐसे ही और ज्यादा प्यार और सपोर्ट करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।